Hi everybody, very warm welcome to the channel and I am your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So आज हम करने वाले one word substitution. बहुत मजेदार सेशन ये होने वाला है क्योंकि इसके अंदर एमसीक्यूज के साथ साथ में हम 100 वर्ड्स जो है वो सीखेंगे. तो अगर आप में से कोई ये सोच रहा था कि यार मुझे इंग्लिश के वोकैबुलरी को बिल्ड करने के लिए किक स्टार्ट क्लास चाहिए, एक ऐसी क्लास चाहिए जहां से मुझे वो मोटिवेशन मिल जाए और मैं शुरुआत कर सकूं और एक ही क्लास में बहुत सारे शब्द मैं सीख सकूं, तो ये क्लास आपके लिए होने वाली है. पसंद आए तो शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने हम लेकर आ चुके हैं. एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल को क्या कहते हैं? एक्सट्रीम ओल्ड एज जब एक इंसान फूल की तरह एक्ट करने लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है इम्बेसिलिटी, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम स्टूपिडिटी और फुलिशनेस. ऑप्शन बी है सेनिलिटी, जिसका मतलब होता है मेंटल एंड फिजिकल डिक्लाइन एसोसिएटेड विद ओल्ड एज. ऑप्शन सी है डॉटेज, जिसका मतलब होता है द पीरियड ऑफ ओल्ड एज व्हेन अ पर्सन इज वीक और सनाल. और ऑप्शन डी है सुपर एनुएशन, जिसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग रिटायर्ड ड्यू टू एज और इन्फर्मिटी. बच्चों आंसर काफी क्लियर है. सी विल बी द करेक्ट आंसर. डॉटेज इज द करेक्ट आंसर. डॉटेज इज द एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल. बच्चों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड. क्या कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसे आप? ऐसी चीज जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसी चीज जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनइंटेलिजिबल, यानी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, कोई एक चीज जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है. इंडेलिबल, इंडेलिबल का मतलब होता है मेकिंग अ मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव्ड. इलेजिबल, इसका मतलब होता है कोई एक चीज जो बहुत ही डिफिकल्ट हो, इम्पॉसिबल हो पढ़ने के लिए. या फिर इनकॉरिजिबल, यानी कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, रिफॉर्म्ड या इम्प्रूव्ड. बच्चों बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा इनकॉरिजिबल. इनकॉरिजिबल यहां पर एकदम करेक्ट आंसर है. इनकॉरिजिबल इज दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज. द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज. बच्चों ये स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज, एंशिएंट सोसाइटीज की स्टडीज को हम क्या कहते हैं? हाँ आपके पास में ऑप्शंस हैं. फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजी, यानी द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट. या फिर आर्कियोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एक्सकवेशन या एनालिसिस ऑफ आर्टिफैक्ट्स. फिर आता है हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स पर्टिकुलरली इन ह्यूमन अफेयर्स. या फिर एथनोलॉजी, यानी द कंपेरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ कल्चर्स. बच्चों साफ है, एकदम करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 3 का है. ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होना चाहिए? एंशिएंट सोसाइटीज के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर. एक ऐसा इंसान जिसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, अच्छी रीजनिंग पावर है, ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे? ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे? आपका ऑप्शन नंबर ए है एक्सपर्ट, यानी एक पर्सन विद स्पेशल नॉलेज और स्किल इन अ पर्टिकुलर एरिया. या फिर इंटेलेक्चुअल, यानी अ पर्सन हाईली एंगेज्ड इन इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स और एक्टिविटीज. या फिर स्नॉब, अ पर्सन हु बिलीव्स दे आर सुपीरियर टू अदर्स. या फिर लिटरेट, एक ऐसा इंसान जो पढ़ लिख सकता हो. क्वेश्चन नंबर 4. क्या हम इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं? इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं. बी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना. इंटेलेक्चुअल इज अ पर्सन हाईली एंगेज्ड इन इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स और एक्टिविटीज, अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, एक ऐसा इंसान जो इंसिस्ट करता है किसी चीज पे, जोर डाले. हाँ जी, अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे? ऑलराइट, डिसिप्लिनेरियन, यानी समवन हु एनफोर्सेस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और रूल्स.
स्टिकलर यानी अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन अ पर्टिकुलर क्वालिटी और डिटेल, या फिर इंस्टेंटेनियस यानी हैपनिंग और डन इंस्टेंटली, या फिर बोस्टर समवन हु ब्रैग्स और टॉक्स विद एक्सेसिव प्राइड अबाउट देमसेल्व्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चों इसका होगा स्टिकलर। स्टिकलर इज अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, किसी चीज पे जोर डाले। Alright, question number 6 is state in which the few govern the many. एक ऐसा स्टेट जहां पे कुछ ही लोग हैं जो मिलके सबको गवर्न करते हो। एक ऐसा स्टेट जहां पर चंद लोग सबको गवर्न करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मोनार्की, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद अ किंग और क्वीन एट द हेड, या फिर ओलिगार्की यानी अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, या फिर प्लूटोक्रेसी, अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय वेल्दी, या फिर ऑटोक्रेसी, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। क्लियरली बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ओलिगार्की। ठीक है, ओलिगार्की यानी कि अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? इन एक ऐसा स्टेट जहां पर फ्यू कंट्रोल मैनी, बहुत कुछ लोग हैं जो सबको कंट्रोल करते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। हाँ जी, एक ऐसा स्टाइल जिसमें एक राइटर जो है वो अपनी नॉलेज को दिखा सके। एक ऐसा स्टाइल जिसमें एक राइटर जो है अपनी नॉलेज को डिस्प्ले कर सके, दिखा सके, क्या होगा वो? ऑप्शन ए पेडेंटिक, एक्सेसिवली कंसर्न विथ माइनर डिटेल्स और रूल्स, या फिर वर्बोस, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, या फिर लॉन्ग विंडेड। हाँ जी, नेक्स्ट है पॉम्पस, एरोगेंट, सेल्फ इंपॉर्टेंट, ऑफन विद एग्जैजरेटेड डिग्निटी, या फिर ornate यानी elaboratedly decorated या adorned। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा पेडेंटिक। ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसका मतलब होता है एक्सेसिवली कंसर्न विथ माइनर डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स के साथ में बहुत कंसर्न रहे ना, तो स्टाइल इन विच राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, list of the business or subjects to be considered at a meeting। एक मीटिंग में डिस्कस होने वाले बिजनेस और सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? उस लिस्ट को क्या कहते हैं? स्केड्यूल यानी कि अ प्लान ऑफ एक्टिविटीज टू बी डन एट स्पेसिफिक टाइम्स, या फिर टाइम टेबल, अ चार्ट शोइंग द प्लान टाइमिंग्स ऑफ इवेंट्स और टास्क, या फिर एजेंडा, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड और अकम्प्लिश्ड एट अ मीटिंग, या फिर प्लान, अ डिटेल्ड प्रपोजल फॉर डूइंग और अचीविंग समथिंग। एजेंडा इज द करेक्ट आंसर बच्चों। एजेंडा इज अ लिस्ट ऑफ बिजनेस और सब्जेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड एट अ मीटिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव और रिमूव फ्रॉम अ प्लेस कंसिडर्ड डेंजरस। बच्चों कोई डेंजरस जगह से अगर हम चले जा रहे हैं या उसे छोड़ के जा रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? इवेड करना यानी टू एस्केप और अवॉइड स्पेशली बाय क्लेवरनेस और ट्रिकरी। evacuate यानी टू लीव और रिमूव फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेंजर टू सेफर लोकेशन, या फिर अवॉइड टू कीप अवे फ्रॉम एंड प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, या फिर एक्सटर्मिनेट यानी टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली और टू गेट रिड ऑफ समथिंग इंटायरली। बच्चों आपने सुना होगा कि बहुत बार इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम लोगों को जो फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं वो भी बहुत बार बताते हैं कि किस तरीके से अगर आपको पायलट बोले पैसेंजर्स इवैक्यूएट 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 तो आपको क्या करना है, राइट? तो इवैक्यूएट वही वर्ड है, और इवैक्यूएट का मतलब होता है छोड़ के चले जाना या रिमूव कर देना, अलग हो जाना उस जगह से जहां डेंजर हो और पहुंच जाना सेफ जगह पर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है सामने, A prima facie case is such। बच्चों किसी केस को आप प्राइमा फेसी कहेंगे तो वो प्राइमा फेसी केस क्या होता है? ऑप्शन ए एज इट सीम्स एट फर्स्ट साइट, ऑप्शन बी एज इट इज मेड टू सीम एट फर्स्ट साइट,
या फिर as it turns out to be the at the end, या फिर as it seems to the court after a number of hearings. एक प्राइमा फेसी केस क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होगा ए. अ प्राइमा फेसी केस इज सच एज इट सीम्स एज फर्स्ट साइट, जो पहली नजर के अंदर दिख गया. फर्स्ट इंप्रेशन में इनिशियली कोई एक चीज जो सामने दिख गई है, दैट इज द प्राइमा फेसी केस, जो पहली नजर में दिख गया है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी somebody he is not. A person, what will you call a person pretending to be somebody he is not? Magician, a person who performs magic tricks or illusion, या फिर rogue, a dishonest or unprincipled person. Liar, a person who tells lies, या फिर imposter, someone who pretends to be someone else. But D will be the correct answer. Imposter is a person pretending to be somebody he is not. Okay, imposter is the correct answer. Next question, question number 12. A person who knows many foreign languages. एक ऐसा इंसान जिसे काफी फॉरेन लैंग्वेजेस आती हो. Linguist, यानी एक person skilled in study of language. Grammarian, यानी an expert in the rules and structure of grammar. Polyglot, यानी a person who knows and is able to use several languages. या फिर bilingual, able to speak and understand 2 languages. बच्चों पॉलीग्लॉट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पॉलीग्लॉट एक ऐसा पर्सन होता है जिसे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है. सो पॉलीग्लॉट इज अ पर्सन हु नोज मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस. अगर 2 लैंग्वेजेस की हम बात कर रहे होते तो यहां पर हो जाता हमारा बायलिंगुअल. क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वन हु हैज लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिंसेरिटी एंड गुडनेस. एक ऐसा इंसान जिसको ह्यूमन सिंसेरिटी और गुडनेस पे बहुत कम भरोसा हो, उसको क्या कहेंगे? हाँ जी, इगोइस्ट, यानी अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली सेल्फ सेंटर्ड या और सेल्फिश. या हम उसे कहेंगे एक फैटलिस्ट, समवन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर प्रीडिटरमिन्ड एंड इनएविटेबल. या फिर स्टोइक, अ पर्सन हु एंड्योर्स हार्डशिप विदाउट शोइंग इमोशंस. या फिर सिनिक, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट. क्या लगता है? क्वेश्चन नंबर 13. बच्चों सिनिक विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सिनिक एक ऐसा इंसान होता है जिसका ये मानना है कि हर एक इंसान ना किसी फायदे के लिए ही है. हर एक इंसान अपने फायदे की सोचता है. हर एक इंसान जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट से ही मोटिवेटेड है. तो ऐसा इंसान को ह्यूमन सिंसेरिटी और गुडनेस में रत्ती भर का भी भरोसा नहीं होगा. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. वन हु पोजेसेस मेनी टैलेंट्स. एक ऐसा इंसान जिसमें बहुत सारे टैलेंट्स हो, उसे क्या कहेंगे? वर्सेटाइल, यानी केपेबल ऑफ अडेप्टिंग एंड डूइंग मेनी थिंग्स. न्यूबी, a person who is new to a particular activity or field. Exceptional, यानी unusually good or outstanding. या फिर gifted, having natural ability or talent. Question number 14. बच्चों A will be the correct answer. Versatile, मतलब अगर आप एक साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हो, आप केपेबल हो बहुत सारी चीजें करने के, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स है, या फिर आप अडेप्ट कर लेते हो, सीख लेते हो काफी सारी चीजें, दैट मीन्स you're versatile. कभी कभी किसी एक्टर को देखकर हम कहते हैं ना यार ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर, ये कॉमेडी रोल भी कर लेता है, ये विलन भी बन जाता है, ये हीरो भी बन जाता है, इसको सब आता है. हाँ, वर्सेटाइल एक्टर, सो वो होता है. ऑलराइट, ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टूम. वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टूम क्या कहलाते हैं? ए, एपिटमी. एपिटमी का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल और एम्बॉडीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी. या फिर एपिस्टल, अ लेटर स्पेशली अ लॉन्ग और फॉर्मल वन. या फिर एपिलॉग, अ सेक्शन और स्पीच एट द एंड ऑफ अ बुक और प्ले. या फिर एपिटैफ, an inscription on tombstone in memory of a person buried there. D will be the correct answer. Epitaph is are the words inscribed on
tomb. Question number 16 बच्चों, one who eats everything. एक ऐसा प्राणी जो सब खा जाए. थोड़ा बेटर फ्रेम करती हूँ इसे. एक ऐसा प्राणी जो सब खा सकता हो. Omnivorous, omniscient, irresistible या फिर insolvent. Omnivorous यानी eating both plants and animals, having a wide variety of tastes. Omniscient यानी knowing everything, having complete knowledge. Irresistible यानी बहुत ही ज्यादा attractive, जिससे दूर ना रहा जा सके. और insolvent जो अपने डेट्स नहीं पे कर पा रहा हो. ऑलराइट, अच्छा, आई एम सो सॉरी. इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ओमनीवोरस होगा. ओमनीवोरस इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17, मालाफाइड केस इज वन. मालाफाइड केस क्या होता है बच्चों? ए, विच इज अंडरटेकन इन गुड फेथ. बी, विच इज अंडरटेकन इन बैड फेथ. सी, विच इज अंडरटेकन आफ्टर अ लॉन्ग डिले. या फिर डी, which is not undertaken at all. मालाफाइड केस क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 17. B will be the correct answer, undertaken in bad faith. Okay? कोई एक चीज जो बैड फेथ में की गई हो, धोखाधड़ी से की गई हो, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, डिसेप्टिव इंटेंशन से की गई हो, उसे हम मालाफाइड कहते हैं. तो एक मालाफाइड केस क्या हो गया? विच इज अंडरटेकन इन बैड फेथ. क्वेश्चन नंबर 18, द कस्टम और प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट सेम टाइम. बच्चों, ऐसा रिवाज या ऐसी प्रथा जिसमें एक से ज्यादा पति एक समय पर रखे जा सकते हों, क्या कहलाती है? Polygyny, the practice of having more than one wife at a time. Polyphony, music with two or more independent but harmonically related melodies. Polyandry, practice of having more than one husband at a time. या फिर polychromy, यानी the use of many colors in decoration or art. बच्चों, इसका एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है सी, क्वेश्चन नंबर 18 का. पॉलीएंड्री इज द करेक्ट आंसर. इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम. क्वेश्चन नंबर 19, टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर और एक्सिस. जी, क्या कहलाता है? ए, सेंट्रीफ्यूगल यानी मूविंग और टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम अ सेंटर. सेंट्रीपेटल यानी मूविंग और टेंडिंग टू मूव टूवर्ड्स द सेंटर. एक्सियोमैटिक यानी सेल्फ एविडेंट या अनक्वेश्चनेबल. ऑरी, अवे फ्रॉम द एक्सपेक्टेड और प्लान्ड कोर्स. बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का होगा ए, सेंट्रीफ्यूगल यानी मूविंग और टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम सेंटर. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20, teetotaler means one who abstains from theft, one who abstains from meat, one who abstains from taking wine, या फिर one who abstains from malice. इसे आइस करने की बजाय मैलिस भी बोल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 20, a person who avoids consuming alcoholic beverages हो सकता है. C will be the correct answer. A person interested in collecting, studying and selling of old things. बच्चों, a person interested in collecting, studying and selling of old things क्या कहलाता है? An antiquarian यानी a person who studies or collects antiques. Junk dealer, someone who buys or and sells old discarded items. Crank,
A peculiar person या eccentric person, या फिर archaeologist, a person who studies human history through excavation or analysis of artifacts. A will be the correct answer बच्चों. Antiquarian, a person who studies or collects antiques. Question number 22 कहता है a drawing on transparent paper. बच्चों ट्रांसपेरेंट पेपर पे अगर कोई ड्राइंग बनी हुई है तो उसे क्या कहेंगे? रेड प्रिंट, यानी a set of detailed plans or specification often used in construction or design where the important parts are highlighted in red ink. या फिर blueprint, a detailed plan or design usually in blue and white used in architecture, engineering or manufacturing. या फिर negative, in photography a reversed image where light areas appear dark and vice versa. या फिर transparency, a clear material or image that allows light to pass through, often used for presentation or visual displays. Question number 22. Bachcho, D is the correct answer. Transparency. One who is not easily pleased by anything. हाँ जी. A, maiden, यानी unmarried woman or girl. या फिर B, medieval, यानी relating to middle ages, a historical period from 5th to 15th century. Precarious, यानी insecure, uncertain, risky, often describing a situation that is unstable. या फिर fastidious, यानी being very attentive to and concerned about accuracy and detail, difficult to please. बच्चों इसका करेक्ट आंसर डी होगा. फास्टिडियस इज अ पर्सन जो कि बहुत डिफिकल्ट है प्लीज करना, उन्हें मनाना. क्वेश्चन नंबर 24. अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस. A, stoic, a person who endures hardship without showing much emotion or complaining. B, marvel, to be filled with wonder or astonishment of wonderful or amazing thing. C, panacea, a solution or remedy that is believed to cure all problems or diseases. या फिर recompense, a compensation or reward given for loss or harm suffered or efforts made. बट इसका करेक्ट आंसर सी होगा, panacea, हर मर्ज की दवा. One who is fond of fighting. One who is fond of fighting. A, bellicose, यानी inclined to start quarrels or wars, aggressively hostile. या फिर aggressive, ready or likely to attack or confront, characterized by bold and forceful behavior. Belligerent, hostile, aggressive, inclined to wage war. या फिर militant, combative, engaged in warfare or fighting for a cause. But your C will be the correct answer. क्योंकि यहाँ पे fond है, fond, है ना? तो C will be the correct answer, belligerent. So इसके साथ में हमने 100 words complete कर लिए हैं और मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए. तो आप मान लीजिए सबकी डेफिनेशन आपने करी है तो ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके कवर हो गए हैं. तो 25 क्वेश्चंस करने के साथ साथ मान लीजिए 100 वर्ड्स या 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं. एंड आई होप कि आपने इस क्लास को पसंद किया है. ऐसी और भी क्लासेस, ऐसे ही और भी टॉपिक्स पे वीडियोस में लाने वाली हूँ इसी चैनल पे. तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको पता चलता रहे कि मेरे वीडियोस यहाँ पर आ रहे हैं. अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए. इसके साथ साथ आपको बता देती हूँ कि CUET 2024 में अपना सिलेक्शन अपने ड्रीम कॉलेज में करवाना चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छा मौका है क्योंकि हमने आपके लिए बनाया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, जो कि एक बहुत ही शानदार बैच का हिस्सा है जिस बैच से ही सिलेक्शन होगा. और वो बैच है तेजस्वी बैच, जिसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए डलवा दिए हैं. मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि एसडीसीएंस के लिए एक स्पेशल कूपन है. जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपको एसडीसीएंस के लिए एक स्पेशल कूपन देखने को मिलेगा और वो जो कूपन है वो कूपन है SDC18. ये कूपन कोड है SDC18 का. बच्चों ये जो कोड है, अगर आप ये कोड लगा लेते हैं तो आप जो भी कोड लगा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा.
आपको जब आप नीचे हमारे दिए गए लिंक्स पे क्लिक करेंगे और तेजस्वी बैच में एनरोल भी करना चाहेंगे, जो कि इंग्लिश और जीटी के लिए है, तेजस्वी साइंस भी हमारे पास में अवेलेबल है अगर आप साइंस के लिए भी इंटरेस्टेड है तो अगर तेजस्वी बैच में आप एनरोल करना चाहेंगे इंग्लिश और जीटी वाले बैच में, तो वहाँ पे हम ऑलरेडी एक डिस्काउंट आपके लिए लगा कर देते हैं। बट अगर आप यहाँ पर वहाँ पर ये वाला कोड लगा देंगे तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसके लिए आप ज़रूर ये कीजिए, इससे आपकी अटेंडेंस भी मार्क हो जाने वाली है सारे एसडीसीएंस की, और उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट। आई होप you enjoyed this class. I hope to see you soon. Bye bye, take care, I love you guys.